हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर जो हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ और मेन ये है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, आपको एक यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है जिसे फ्रेडरिक सारियो द्वारा बनाया गया है। और देखिए, ये चित्र तब बनाया गया जब लोग राष्ट्रवाद के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, मतलब लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो देखिए, ये चित्र मेनली किस टाइप का था कि यहाँ जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र मिलकर बने हुए थे। किसी एक को सबसे बड़ा ना समझा जाए, जहाँ किसी की निरंकुश राजशाही नहीं चले। मतलब निरंकुश राजशाही ऐसी राजशाही होती है या ऐसा शासन होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा होता है, उसी व्यक्ति को सब कुछ समझा जाता है और बाकी लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। तो उस समय पे ये जो चित्र बनाया गया, ये एक ऐसा चित्र था जिसमें महिला पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। एक ऐसी प्रतिमा की वंदना हो रही थी जो एक महिला की प्रतिमा थी, उसके हाथ में अधिकारों का एक घोषणा पत्र था। कल्पना दृश्य। सारियों के कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों समूह में बटे हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। देखिए, यहाँ पे लोगों ने एक जैसी राष्ट्रीय पोशाक पहनी है। वो लोग समूहों में नहीं बटे हुए हैं, अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। देखिए, राष्ट्र अलग अलग हैं पर सभी लोगों में भाईचारे का व्यवहार है। तो ये एक प्रकार का कल्पना दृश्य हुआ। कल्पना दृश्य ऐसा होता है, देखिए, कल्पना दृश्य किसी ऐसी चीज़ की कल्पना करना जो कभी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती, वो रियल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती है, उसे कहते हैं यूटोपिया या फिर कल्पना दृश्य। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो एक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के सामने अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्रेडरिक सारियो ने जब ये चित्र बनाया, उस समय पर से जर्मन लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं बने थे। तो मतलब ये तभी सोच लिया गया था जब ये लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं बने थे। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो देखिए, राष्ट्रवाद की यहाँ पे बात की गई है, और ये राष्ट्रवाद एक ऐसी घटना है जो पुराने यूरोप को एकदम चेंज कर दी। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के अस्तित्व में आया। तो इसमें देखिए, ये चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ। तो देखिए, यूरोप में जहाँ पे बहुत ज़्यादा निरंकुश राजशाही चलती थी, जहाँ पे लोग अलग अलग तरह के
एस्टेट्स में बटे हुए थे, महिला पुरुष को अलग अधिकार प्राप्त थे। तो ऐसी जगह पे राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ, लोगों ने किस तरह की क्रांतियाँ करी, अपने अधिकारों के प्रति अपनी हिमायत कैसे दिखाई, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो थैंक यू। आज हमने अपना एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।